नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096060897523455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है आयुषी मदान। मैं आपके सामने हमारे इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि 8 मई से 14 मई के बीच के हैं, उनको आपके सामने लेके आई हूँ। जिसमें हम लोग, आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं या कोई भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल वीकली करंट अफेयर्स में है। अभी जो आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंटर का जो केस है, दिल्ली की सरकार और सेंटर के अगेंस्ट जो यहाँ पर मतभेद चल रहा था, वो असल में क्या है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार, प्रॉब्लम क्या चल रही है, पहले तो थोड़ा सा आप इसको समझिए। तो देखो भाई, यहाँ पर अभी प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 5 जजेस के यहाँ पर बैठ करके वर्डिक्ट दिया है कि भाई दिल्ली की सरकार और एलजी के पास जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ इस प्रकार से रूलिंग है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में रूलिंग गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एलजी जो होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, जो हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरी, वहां पे क्या अपॉइंट किए जाते हैं, एलजी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक केंद्र शासित प्रदेश में एलजी को अपॉइंट किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो फिलहाल के लिए क्या हुआ है कि जो हमारी 5 यूनियन टेरिटरीज है ना, वहां पे आपको एलजी देखने को मिलेंगे। तो कौन सी है वो 5 यूनियन टेरिटरी? एक तो है दिल्ली, एक है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, एक है अंडमान निकोबार और एक है पुडुचेरी। ये आपको याद रखना है कि इन 5 जगह पे हमें एलजी मिलेंगे। और बाकी बची हुई जो हमारी 3 यूनियन टेरिटरी हैं, कौन कौन सी? दमन दीव दादर नगर हवेली कंबाइन हो चुकी है, उसके अलावा चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। इनमें हमें क्या देखने को मिलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली में ये प्रॉब्लम चल रही थी कि एलजी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और दिल्ली जिसको स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 239 ए के तहत मिला हुआ है 1991 में, तो दिल्ली जो है उसमें एलजी के पास ज्यादा पावर होगी, या फिर जो दिल्ली की गवर्नमेंट चूज की हुई है सीएम द्वारा, जो सीएम यहाँ पे बनाए गए हैं, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के एमएलए द्वारा चुनी गई सरकार है, उनके पास ज्यादा। तो यहाँ पर ये जो बहुत पुरानी टसल चल रही है, बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा है संघवाद को लेकर के, उसको यहाँ पे स्टॉप करने के लिए डिसीजन आया है। तो यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या डिसीजन दिया है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ इस प्रकार से आया है कि एलजी जो है वो दिल्ली की सरकार का जो डिसीजन होगा उससे जुड़ा हुआ रहेगा, बाध्य रहेगा, केवल और केवल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। मतलब कि अगर कभी भी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि का कोई टॉपिक आता है, उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजों पे किसका डिसीजन रहेगा? दिल्ली की सरकार का डिसीजन जो होगा वो एलजी को मानना पड़ेगा। ठीक है। पहला ये डिसीजन आया। तो 3 टॉपिक को हटा दो, बाकी बचे हुए टॉपिक रहेंगे। और बाकी मैं बात करूं फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म यहाँ पर होता है केंद्र शासित प्रदेशों में जो संघवाद चलता है, वहां पर सेंटर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि भाई हमारा भारत जो है वो फेडरल है, संघवाद को प्रमोट करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूटी की बात करूं तो वहां पर एकात्मक हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से बात यहाँ पे बोली गई है। बाकी जो पूरा दिल्ली है उनको स्पेशल स्टेटस मिलता है। दिल्ली को 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली से जुड़े हुए आर्टिकल 239 ए डाला गया था, जिसमें दिल्ली से जुड़ी हुई सारी बातों को लिखा गया था। तो अभी दिल्ली का ना जुड़ा हुआ एक एक्ट आया था जो है 2021 में, जहां पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपर हैंड दे दिया गया था। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन, कोई भी अगर एक्शन लेना है दिल्ली की सरकार को, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लेनी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगी। तो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में यही प्रॉब्लम चल रही थी कि अगर कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो उससे तो
एलजी तो बिल्स को पास नहीं होने देगा या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसकी रहेगी यहाँ पर? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये वर्डिक्ट कितना ज्यादा सक्सेसफुल है या इसमें क्या चीजें होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, या फिर आपको क्या लगता है कि इसमें क्या तर्क होनी चाहिए और क्या दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होने की जरूरत है। बढ़ते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट डेज की तरफ। हमेशा मैं डेज लेके आती हूँ, डिफेंस की टॉपिक्स लेके आती हूँ। तो देखिए भाई, डेज की जहां तक मैं बात करती हूँ तो डेज यहाँ पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सबसे पहले मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। उन लोगों को यहाँ पर एक्चुअली में बहुत अच्छे से बताने के लिए जिन लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है किसी ना किसी चीज में, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए। रेड क्रॉस पता है ना, ऐसे करके क्रॉस सा बना होता है रेड कलर का ऐसे करके। तो वो एक वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ताकि 8 मई को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ये हेनरी ड्यूरांट की बर्थ एनिवर्सरी है। हेनरी ड्यूरांट है रेड क्रॉस मूवमेंट के फाउंडर कहे जाते हैं। रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है? जिसने यहाँ पर ह्यूमन के लिए, ह्यूमैनिटेरियन के लिए, बहुत वर्ल्ड पीस के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, अगला आर्टिकल है हम लोगों का नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब देखिए, टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है, प्रौद्योगिकी दिवस, तो देखो कुछ ना कुछ तो पीछे कारण होगा ही होगा। तो कारण क्या है भाई, इस टाइम क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे बिल्कुल कारण है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर किसको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं भाई, मतलब श्रद्धांजलि मतलब कह लो कि समर्पित कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। हमारे भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनकी इस थीम के साथ स्कूल से लेके स्टार्टअप, जो हमारे यंग माइंड्स हैं उनको इनोवेशन के लिए और इंस्पायर करना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इस दिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 1998 में हम लोगों ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था, दूसरा। देखो भाई, सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने 1974 में किया था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये था पहला हमारा कोड। और ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था पोखरान राजस्थान, जिसको पोखरान वन भी कहा जाता है, 1974 में। ऐसा ही ये तो हुआ था मिसेस इंदिरा गांधी के समय में। और ये 1998 को 11 मई को किया गया था सक्सेसफुल, ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसे कहते हैं। पोखरान में हुआ था, इसे पोखरान सेकंड के नाम से जाना जाता है। ये भी राजस्थान में हुआ था और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था। तो ये हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में बताया गया था। इन टेस्ट के अंदर हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, पहली बार इस तरीके की चीजें जो है वो की जा रही थी। साथ ही साथ जो है इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स की कैटेगरी में भी जुड़ता जा रहा था। इसीलिए उन साइंटिस्ट, उन इंजीनियर्स जिन्होंने इस न्यूक्लियर टेस्ट को परफॉर्म करने में मदद की है और आगे भी करते आ रही है, उनके लिए यहाँ पर ये दिन को मनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये 8 मई हो गया। ऐसे ही 7 मई को भी हम क्या मनाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस। तो 7 मई होता है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, और 8 मई को हमारा ये टेक्नोलॉजी दिवस। तो ये एक छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल छोटे छोटे फैक्ट्स ही हैं पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला आता है हमारा 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे। मदर्स डे 14 मई को आता है। अब ये वाला जो दिवस है ये है इंटरनेशनल नर्सेस डे, नर्सेस के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज हैं, उनको यहाँ पर एक समर्पित करने के लिए मनाया गया है। और आर नर्सेस आर फ्यूचर करके। वैसे पता है 12 मई ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने एक नाम तो जरूर सुना होगा, जैसे हम मदर टेरेसा को जानते हैं, है ना? ऐसे ही एक यहाँ पर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इटली से बिलोंग करती है फ्लोरेंस। तो इनका जन्म भी इटली में हुआ था। इनको बोला जाता है लेडी विद द लैम्प। ये एक नर्स भी थी, और जो आज के समय का नर्सिंग सिस्टम है ये उसमें बहुत ज्यादा जानी जाती है। जब क्रीमिया के साथ वॉर हुआ था तब ब्रिटिश के जितने भी सोल्जर्स थे और सारा कुछ था, उनको संभालने के लिए इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आर नर्सेस आर फ्यूचर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इन्हीं के नाम पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भी दिए जाते हैं।
ठीक है, तो इस बार की थीम याद रखिएगा, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए थीम इंपॉर्टेंट है, और डे और उसके पीछे का क्या सिलसिला है, क्यों मनाया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। बस इतने ही फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, इसमें और डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं हमारी इस हफ्ते की डिफेंस की न्यूज की तरफ। काफी सारी बढ़िया बढ़िया मजेदार डिफेंस न्यूज आ रही हैं, जैसे कि बुलंद भारत। अब देखो भाई, बुलंद भारत से आपको क्या लग रहा है यार, ये कहीं वंदे भारत से जुड़ी हुई तो नहीं है? नहीं नहीं, ये है बुलंद भारत, मतलब भारत को बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। कैसे बुलंद करेंगे भाई? एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी? आर्मी की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एक आर्मी की एक्सरसाइज है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कहाँ पर हुई है, तो देखो ये अरुणाचल प्रदेश में हुई है। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि हम क्यों बुलंद कर रहे हैं? चाइना से अटैक के लिए, या फिर हमारी आर्मी को एक ऐसा, मतलब कि जो भी हमारी बंदूकें हैं, हमारी आर्टिलरीज हैं, उनकी फायरिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसे है उनको, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से फायर करना सिखाया जा रहा है। मतलब आता है पर प्रैक्टिस भी तो करने की जरूरत है। प्लस साथ ही साथ एक ऐसी कंडीशन दो जहां पर बहुत ही हार्श हो कंडीशन, जैसे बहुत ऊंचाई पहाड़ों के ऊपर हो गया, या बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, तो वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है। ठीक है ना? तो आर्मी तो हमारी करती ही है, बिल्कुल प्रोटेक्शन करती है। तो उसी में उनको और जबरदस्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस ट्रेनिंग का नाम रखा गया बुलंद भारत एक्सरसाइज। बहुत ही बेहतरीन पहल है, और हमेशा से ये एक्सरसाइजेस होती नहीं है। तो ये भी एक्सरसाइज एक परफॉर्म की जा रही है, जिसमें जो कामिंग एरिया है, कामिंग और तावांग, वहां पर सीएपीएफ हो गया, एविएशन हो गए, तो काफी सारे मिल करके यहाँ पे नई नई तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज को शो करने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट संजय। दो प्रोजेक्ट पढ़ने हैं, अभी तो ये पढ़िए, उसके बाद दूसरा भी बताऊंगी। ये भी हमारी आर्मी से जुड़ा हुआ है, ताकि आर्मी का जब भी बैटल फील्ड होती है, जब भी युद्ध के क्षेत्र पे आते हैं, तो निगरानी भी तो रखनी होती है ना, कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, उसको बेटर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट संजय यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अकेला ये प्रोजेक्ट है। हमारी जो आर्मी है बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ई नेत्र प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंदिरा, प्रोजेक्ट समा, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट आपको फिलहाल के लिए याद रखना है, क्योंकि ये जो है नया फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एगाइल फोर्सेस, घातक और चुस्त बल में बदलने के लिए इसको तैयार किया गया है। ये अभी कौन बना रहा है? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रही है। और पूरी कोशिश है कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो दिसंबर 2025 तक हमें तैयार होकर के मिल जाएगा। और ये बता सकता है कि भाई जितने भी हमारे कमांडर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो वहां पे क्या चल रहा है उसकी पिक्चर ले सकते हैं, कि उस जगह पे क्या चीज हो रही है, और साथ ही साथ उस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए, कि भाई किस प्रकार से कैसे डिसीजन लेने उस समय के लिए जरूरी रहेंगे और सही रहेंगे, वो जानने में भी हमें मदद मिल सकती है। इसे कहते हैं हम प्रोजेक्ट संजय, जो हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। और इस प्रोजेक्ट को आपको पढ़ के जाना है, इससे सीधे सवाल बन सकते हैं, और इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। सबको क्लियर है यहाँ तक? अगला है हमारा आईएनएस मगर। आईएनएस मगर क्या है? ये एक शिप का नाम है, जिसको अभी डीकमीशन कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है, क्योंकि अभी ये 36 साल की सर्विस दे चुकी है। तो अभी ये भी एक वॉरफेयर ही एक पूरी तैयार की गई थी, मगर क्लास की है। कौन सी क्लास है? मगर क्लास। मगर क्लास की शिप्स होती है ना, वो ज्यादातर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बनाती है। और इसमें काफी सारी इस तरीके की शिप्स हैं जो तैयार कर दी गई है। तो इसमें से एक मगर है, घड़ियाल है। ठीक है, अभी वो एक्टिव है। ठीक है, अभी याद रखिएगा, मगर जो है वो अभी ऑपरेशन में हटा दी गई है, लेकिन इसी के साथ एक और है घड़ियाल, ये अभी एक्टिव चल रही है। ये भी आईएनएस घड़ियाल मगर क्लास की कही जाती है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये मगर क्लास है, तो सवाल आएगा कि इसको किसने बनाया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय। तो डेवलप किसने किया था भाई? इसको डेवलप किया था हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डेवलप किया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में बना हुआ है, और ये बहुत सालों से, आप कह लो आजादी से पहले तक से काम करती आ रही है, और आज भी शिप बनाने में खूब मदद में लगी हुई है। जैसे मैग्जन डॉक सुना है, एलएनटी आपने सुना हुआ है, इसी प्रकार से की गई। अब एक तो आपने प्रोजेक्ट पढ़ा, प्रोजेक्ट संजय। अब एक और प्रोजेक्ट की तारीफ पढ़नी है, वो है प्रोजेक्ट दंतक, जो कि तारीफ का काबिले तारीफ भी है। प्रोजेक्ट दंतक
ये BRO ने स्टार्ट करवाया था 1961 में, जो कि भूटान के किंग जिग्मे दोरजी वांगचुक और हमारे उस समय के भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच में स्टार्ट हुआ था, जिसमें BRO जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भूटान के जितने भी बहुत ही दूरस्थ के इलाके हैं उनमें मदद करेगा। वहां पे जो भी बुनियादी ढांचा चाहिए, वहां पे कनेक्टिविटी के काम है, उन सबको काम को मदद करने में ये सहायक रहेगा। ये है इस प्रोजेक्ट दंतक का एक, देखो, आफ्टर ड्रिंकिंग विस्की ड्राइविंग इज रिस्की। सही बात है भैया, विस्की पीने के बाद ड्राइविंग तो रिस्की हो ही जाती है ना। तो ये प्रोजेक्ट दंतक की एक फोटो है, ठीक है, ये जो लगी हुई है भूटान और इंडिया के बॉर्डर्स के पास में, ये भूटानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए हमको समझ नहीं आएगा, पर इंग्लिश वाला तो हम समझ सकते हैं। तो जरा आप सभी लोग भी इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पहाड़ों पर हमारे लिए रिस्की है, भाई ये हर जगह रिस्की है, केवल पहाड़ों पर रिस्की नहीं है ये बात, ये हर जगह रिस्की होती है। तो सभी लोग जरा ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं, क्योंकि जो भी है अपना ही नुकसान होगा यार, जो भी गड़बड़ होगी नुकसान तो अपना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बाद। अब डिफेंस न्यूज से आगे बढ़ते हुए अगला हमारा टॉपिक है दौकी लैंड पोर्ट के ऊपर। ये नाम बहुत कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा क्योंकि काफी ज्यादा फेमस नहीं रहा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये न्यूज में थोड़ा रहा क्यों है, क्योंकि ये मेघालय में है। देखो पहला सवाल तो ये बनेगा कि ये बना कहाँ पे हुआ है। तो अभी हमारे जो है यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय, उन्होंने मेघालय में इसका इनॉग्रेशन किया है इस पोर्ट का, ताकि जो हमारा मेघालय है और जो बांग्लादेश है उनके बीच में कनेक्शन को इम्प्रूव कर दिया जाए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हाल फिलहाल में बांग्लादेश के साथ हमने रिलेशन अच्छे करने के लिए मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया, मैत्री ब्रिज का उद्घाटन किया। सेम उसी प्रकार से दाउकी लैंड पोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है जैंतिया हिल्स में। मेघालय सबको पता है ना, मेघालय गारो खासी जैंतिया के लिए खूब जाना जाता है। तो वहां पर इसके लिए, ताकि हमारे दो देशों के बीच में जो भी ट्रेड है और जो भी कॉमर्स है, व्यापार और वाणिज्य, उसको सुधारने के लिए ये पूरा एक सिस्टम स्टार्ट किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाम बिल्कुल पता होना चाहिए, लोकेशन बिल्कुल पता होना चाहिए। भारत में दौकी पोर्ट है और ये कनेक्शन ज्यादा किसके साथ बिठाएगा, ये बांग्लादेश के पोर्ट के साथ बिठाएगा। बांग्लादेश के पोर्ट का जो है ना वो सिलहट डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, नाम है उसका तामाबिल। तो ये दोनों पोर्ट का कनेक्शन यहाँ पर बनाया गया। अगला है हमारा पोषण भी और पढ़ाई भी। देखो भाई, पोषण अभियान तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अभी पोषण भी और पढ़ाई भी एक अलग से इनिशिएटिव शुरू किया गया है, हमारी वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, केंद्रीय महिला और विकास विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें जो हमारी ऑलरेडी मिशन चल रहे हैं, आंगनवाड़ी मिशन, पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है, ये नाम चेंज कर दिया गया है। किसका नाम चेंज किया है, ये नाम चेंज किया गया है जो मिड डे मील स्कीम चल रही थी। इस बार यूपीपीसीएस में आया भी है इससे सवाल। तो अभी इसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को न केवल पोषक केंद्र बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों में भी बदला जाएगा, जहाँ पे पोषण भी मिलेगा, जहाँ पे पढ़ाई भी मिलेगी। प्रत्येक बच्चे को कम से कम 2 घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली प्री स्कूल की शिक्षा को यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र के रूप में बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी का मतलब यही होता है, आंगन आश्रय, आंगन के रूप में आपको वहां पे रखा, जब जो है सुविधाएं दी जाएंगी। तो इस प्रकार से ये मतलब जो वहां पर अच्छा खासा ढांचा नहीं है उसको अच्छा और बना करके सामूहिक शिक्षा जो होती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आंगनबाड़ियों में कहानी, कला, शिल्प से जुड़ी हुई चीजें सब बताई जाएंगी, और खाना पकाने के लिए भी अलग से यहाँ पर बताया जाएगा। अब पिछले जैसे ना 2017 में यूपीएससी ने पूछा था इसके ऊपर, राष्ट्रीय पोषण मिशन पे सवाल आया था कि क्या है। तो देखो, राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चे, किशोरी, महिलाओं में जो रक्त की कमी है उसको भी पूरा करो, और गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनमें जो कुपोषण की जो समस्या आ जाती है उसको भी जागरूक करने के लिए सामान यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में बन जाते हैं ऐसे टॉपिक से जुड़े। अगला है हमारा गुची। गुची ब्रांड को सभी लोग जानते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ कि, तो अभी यहाँ पर पहले लुई विटॉन की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया था, और गुची ब्रांड की पहली भारत की ब्रांड एम्बेसडर कौन चूज की गई है, आलिया भट्ट।
ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जोनस जो है उनको बेलगारी का बनाया गया है। इंडियन एम्बेसडर्स यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चलो अच्छी बात है कि इंडियंस की पहचान आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी है इस तरीके के ब्रांड्स या फिर कोई ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बनाया गया तो छोटा सा आइडिया उसके बारे में बिल्कुल होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राइट टू वॉक। अब जैसे आपको पता है राइट टू हेल्थ राजस्थान में लॉन्च किया गया था, अब एक और नया आया है राइट टू वॉक, चलने का अधिकार। पंजाब की ओर से इस बिल को लागू किया गया जिसमें जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कि फुटपाथ में चलने के लिए, कब्जा करने के लिए नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग पैदल चलते हैं या कुछ भी है, वहां पे काफी सारे रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए पंजाब की सरकार ने इस पूरे इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। कैसा है आपको ये अधिकार, कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस प्रकार से ये लग रहा है। लेकिन चलने का अधिकार के रूप में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो वही है कि भाई जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उससे मौत होती है, उसको यहाँ पे कम करने के लिए इसको स्ट्राइक किया गया, जिसमें फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाने की योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान निकाला जाएगा। तो इस चीज को सीरियसली लेने वाला और लागू करने वाला पंजाब की सरकार ने इसको शुरुआत की। अगला है आर्टिकल, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है। बुक का नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। ट्राइबल कम्युनिटी से होते हुए रायसीना हिल्स तक पहुंच के भारत की राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर जो है बनी है द्रौपदी मुर्मू। उन्हीं के ऊपर बुक है जो कि कस्तूरी राय ने लिखी है। जो द्रौपदी मुर्मू हमारी माननीय प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। संथाल ये पहले जो है गवर्नर रही हैं झारखंड की, 5 साल इन्होंने वहां पे कंप्लीट किए हैं। ठीक है, उसके बाद पहले तो ये देखो, पहले पंचायत के इलेक्शन इन्होंने लड़े थे, रायरंगपुर नगर से लड़े थे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते गवर्नर तक पहुंची झारखंड में। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, ये झारखंड में जो एक ट्राइब है जिनका नाम है संथाल। देखो संथाल जो है वो झारखंड के इलाके के सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी में जाने जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश में भील है सबसे ज्यादा, ऐसे ही मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, उनमें से भी खासी सबसे ज्यादा। इसी प्रकार से जो झारखंड है वहां पे संथाल ट्राइब के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू वहीं से बिलोंग करती हैं। तो इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है, या तो हमसे उससे नाम पूछ लेगा या हमसे पूछ लिया जाएगा कि इस बुक के राइटर कौन है। राइटर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाली पहली राष्ट्रपति है, लेकिन वुमेन की बात करें तो दूसरे नंबर की आती है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को जो भी ऐसे फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। इनसे पहले रामनाथ कोविंद थे, और इलेक्शंस में लड़के इलेक्शन इनके ऑपोजिट में यशवंत सिन्हा थे, और ये 60% वोट की तहत जो है यहाँ पर जीती है। सो इस प्रकार से जितने भी सवाल होते हैं वो आपसे काफी हद तक बन जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। हाँ भाई, बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए। खबर क्या है कि भाई जो लिथियम के रिजर्व्स हैं राजस्थान में, उनकी डिस्कवरी करी गई है। किसने कंफर्म किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी लिथियम से जुड़े हुए, कि ये लिथियम रिजर्व्स का जो है वो क्या चक्कर है। तो इसको हम देख लेते हैं जरा। राजस्थान में मिले, पहले जम्मू कश्मीर में मिले थे, अब राजस्थान में मिले हैं। तो देखो भाई, पहले टंगस्टन मिला करता था कभी वहां पर, अब ये राजस्थान के देगना एरिया है वहां पर देखने को मिले हैं। इससे भारत की 80% से ज्यादा की जो डिमांड है लिथियम की वो सॉल्व हो जाएगी। पहली बार ऐसे मिले हैं, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। राजस्थान जिसके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, और जिसकी कैपिटल है जयपुर, और वहां के गवर्नर है कलराज मिश्रा। तो ये अभी जो मिले हैं यहाँ पर, इसमें काफी कैपेसिटी बताई गई है। ये एक रेनवात हिल्स करके पड़ती है देगना इलाके में, तो वहां पर ये देखी गई है। तो लिथियम जो है ना वो काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। लिथियम के यूजेस बहुत ज्यादा हैं हमारे लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है।
शाइनी ग्रे कलर का होता है, जो कि हम अपने ग्लासेस, फार्मास्यूटिकल में, एसी बनाने में, बैटरी बनाने में, लैपटॉप की बैटरी, फोन की बैटरी, स्मार्ट वॉचेस की बैटरी, उन सब में, क्योंकि इसका एनर्जी स्टोरेज बहुत अच्छा होता है इसलिए। ठीक है, तो लिथियम के डिपॉजिट भारत में बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, कुछ तो थोड़े बहुत जो मिले हैं वो जम्मू कश्मीर या थोड़ा बहुत कर्नाटका और अब राजस्थान। ठीक है, तो हमारी जो फोन की रिचार्जेबल बैटरी होती है ना, कि भाई चार्ज यहाँ पे खत्म होने के बाद फिर से हम चार्ज लगा लेते हैं, तो वो उसी में इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जितने भी हमारे आप यूं कह लीजिए, जो भी हमारे डिजिटल कैमरास होते हैं, ग्रीसेस होती है, उन सब में इसका अच्छे खासा इस्तेमाल किया जाता है। इवन न्यूक्लियर वेपन्स में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये सब भारत में जो ये खुदाई और ये सारी चीजों का जो देखरेख और काम होता है, ये सारा काम किसका होता है? हमारी जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये सारा काम होता है। तो ये इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन सारी याद रखनी है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में कोई भी सवाल बनता है लिथियम के ऊपर, तो आपको ये एक आइडिया होना चाहिए कि लिथियम का क्या रोल होता है हमारी एवरीडे लाइफ। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है आसियान के ऊपर। पिक्चर को देखेंगे सभी लोग। ये आसियान का समिट हुआ है 2023 का। कहाँ पे हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आसियान का समिट जो हमें मिला है देखने को, वो मिला है इस बार इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में समिट हुआ है ये वाला। 42nd नंबर का ये समिट है। आसियान फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। और इसका जो इस बार का थीम है वो पता होना चाहिए, आसियान के अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, विकास का केंद्र। तो इस प्रकार से अभी आसियान, जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है, कई स्टूडेंट्स को तो लगता है कि इंडिया मेंबर है, नहीं भाई इंडिया नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आसियान में 10 मेंबर कंट्रीज हैं। ब्रुनई देरुसेलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हैं, राइट। इंडिया यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से आसियान के साथ जुड़ के अपने रिलेशंस को फ्लरिश करता है। इंडिया और आसियान का बिजनेस मीटिंग चलती रहती है। ठीक है, तो हमें जो है एक आइडिया ये होना चाहिए कि इंडिया और आसियान का मतलब रिलेशन क्या है। तो अभी इंडिया और आसियान का बिजनेस समिट हुआ था ना मार्च में, मैंने वो कवर किया था, कुआलालंपुर में हुआ था, मलेशिया के अंदर। ठीक है, तो अब आसियान जो है ना, हम आसियान के +6 मेंबर में आते हैं। ठीक है, आसियान +6 में क्या क्या आता है? इंडिया, जापान, कोरिया, कोरिया में साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन आता है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आसियान +6, तो हाँ जी बिल्कुल इंडिया +6 का मेंबर है। तो ये आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। आज के हमने इस पूरे आर्टिकल्स में जितना भी पढ़ा है, हम लोगों ने डिफेंस के काफी सारे करंट अफेयर्स देखे, क्योंकि डिफेंस के करंट अफेयर काफी सारे थे इस हफ्ते के। तो मेरा आपसे यही एडवाइस है कि आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है और डेली न्यूज को कवर करना चाहता है, तो वो तो वीकली वाली न्यूज मेरे साथ कवर करता रहे। क्या करे स्टूडेंट्स? लिखते जाओ सारी चीजें एक साथ, सारे के सारे करंट अफेयर्स को। डिफेंस का एक सेक्शन बना लो, एक नोटबुक बना लो, जिसमें सारी एक्सरसाइजेस लिखो और उसका वेन्यू लिखो। देखो मैंने ऐसे ही करा, मैं अपनी आपको शेयर कर रही हूँ कि मैंने तो देखो करंट अफेयर्स के लिए एक सेग्रीगेट कर रखा है कि सारा डिफेंस का एक साथ लिख लेना है। तो इससे ना पढ़ाई इजी हो जाती है। क्या होता है ना कि आपके पास सारी एक्सरसाइजेस का नाम किसके साथ हुई है और उसका वेन्यू क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सारी एक्सरसाइजेस का सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन वेन्यू तो अलग होता है ना, तो वेन्यू तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो वेन्यू पढ़ने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से एडवाइस दूंगी कि आप सभी लोग इस तरीके से इस बार इसको पढ़ के देखिए, बहुत आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगी चीजें। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए एंड ट्राई टू डू द थिंग्स। बाकी हर एक का अपना अपना तरीका होता है रिविजन करने का, मुझे कोई इशू नहीं है, जिसका जैसा तरीका हो वो बहुत अच्छे से अपना करे। पर इस तरीके को अपनाओगे तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए, बाकी ये सारे करंट अफेयर्स हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में और नए करंट अफेयर्स के साथ।
नए इंटरेस्टिंग तरीके से। बाकी आपको कैसा लगा ये पूरा लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।